स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी 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 हमारा प्यारा। पॉलिटी में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्टेट क्या होता है, स्टेट। फिर हमने देखा था प्रोविंस क्या होता है, प्रोविंस, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, डोमिनियन स्टेट के बारे में देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया था कि गवर्नेंस कितने टाइप की होती है, यानी यूनिटरी गवर्नेंस क्या होता है, और फेडरल क्या होता है, क्वाजी फेडरल क्या होता है। यानी यूनिटरी के बाद हमने देख लिया था फेडरल। अरे यार तो मेरा गला खराब है। फेडरल, क्वाजी फेडरल, उसके बाद हमने देखा था कि कितने टाइप के गवर्नमेंट होते हैं। गवर्नमेंट में जैसे सबसे पहले हमने देखा था कि मोनार्की क्या होती है, मोनार्की। फिर हमने देखा था डिक्टेटरशिप, ठीक है। डिक्टेटरशिप के बाद हमने क्या देखा था कि रिपब्लिक, फिर डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक, है ना, इतना हमने देख लिया था। और फिर एक था कम्युनिस्ट, इतना चीज देख लिया था, ठीक है। अब मैं कुछ स्टेट या कंट्री के नाम लिखूंगा, तू मुझे बताना कि ये इनमें से कौन सी कैटेगरी में आता है, ठीक है। जो पूछूंगा उसका आंसर देना। बता, अगर मैं कहूं यूएसए स्टेट है या प्रोविंस है? स्टेट है। उत्तर प्रदेश यूपी स्टेट है या प्रोविंस है? प्रोविंस है। अच्छा, तिब्बत एक कंट्री में आएगा या डोमिनियन में आएगा? डोमिनियन में आएगा। अच्छा, ओके। अगर हम बात करें कि जो भारत की गवर्नेंस है वो फेडरल है या क्वाजी फेडरल है? क्वाजी फेडरल है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं कहूं कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में कौन से टाइप की सरकार है? मोनार्की है या जो कि डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, क्या है? डेमोक्रेटिक मोनार्की, ठीक है, ओके। अगर मैं कहूं कि सऊदी अरेबिया क्या है? मोनार्की में है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं भारत, इंडिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं अगर कहूं चाइना, कम्युनिस्ट है, ठीक है। चाइना कैसा है? कम्युनिस्ट है, ओके। अब देख, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, ये नाम तूने सुना है? तो पता है, अगर मैं तुझसे पूछूंगा कि किसी भी देश के लिए कम्युनिस्ट अच्छा होता है या सोशलिस्ट अच्छा होता है? नहीं, अगर देश का डेवलपमेंट करना है ना बहुत तेजी से, तो देश के लिए कम्युनिस्ट अच्छा होता है। मैं समझाता हूं कैसे। देख, एक तरफ लिखता हूं मैं कम्युनिस्ट, और एक तरफ लिखता हूं मैं सोशलिस्ट। देख, देश के लिए अच्छा होता है कम्युनिस्ट, फॉर कंट्री, गुड फॉर कंट्री,
COUNT। देख, जैसे अगर हम सोशलिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर कई सारी गवर्नमेंट रहेगी, कई सारी पार्टियां होगी। सोशलिस्ट कंट्री में बहुत सारी पार्टी होती है, मल्टी पार्टी सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे भारत में है, बीजेपी है, ठीक है, कांग्रेस है, फिर जनता यूनाइटेड है कि नहीं, सपा है, बसपा है, बहुत सारी पार्टियां हैं भारत में, है ना। अगर हम पूरा मिलाए तो छोटी मोटी मिला करके 5000 से ज्यादा पार्टियां तुझे मिल जाएगी भारत में, ठीक है, रीजनल विजनल लेकर के। तो उसमें क्या होता है कि अगर सोशलिस्ट में कोई एक गवर्नमेंट आई, उसने कोई स्कीम चलाया, ठीक है, स्कीम चलाया, दूसरे 5 साल बाद अगर दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है तो उसकी स्कीम को बंद कर दिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है कि नहीं। तो इससे क्या होता है कि जो देश का डेवलपमेंट होता है बहुत स्लोली होता है। लेकिन अगर हम कम्युनिस्ट में बात करें कि कंट्री में एक ही पार्टी है, जैसे चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट, जो कि क्या होता है उसको, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक ही सिंगल पार्टी है। तो इसमें क्या है कि ये लोग कौन सा भी पॉलिसी लाएंगे, भाई तुम ही एक पार्टी हो तो तुम्हें तो पूरा करना ही करना है। ऐसा तो तुम नहीं कह सकते ओहो ये पॉलिसी मैंने ला दिया, ये खराब है, अब इसको मैं नहीं पूरा करूंगा, है कि नहीं। यानी कि देश के लिए जो पॉलिसी लाई जाएगी वो कम्युनिस्ट में बहुत जल्दी से कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसलिए तू देखेगी चाइना अपने देश की डेवलपमेंट के लिए जो भी पॉलिसीज लाता है वहां पर डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। चाहे उसे जो इंडिया चाइना बॉर्डर पर उसे चाहे घर बनाना हो, ठीक है, चाहे वहां पर रेल बिछाना हो, ट्रैक बिछाना हो, उन सब के लिए वो फटाफट जो पॉलिसी लाता है वो हो जाता है। लेकिन भारत में यही देख कि अटल टनल बनना शुरू होता है, ठीक है, और वो अटल टनल कब से शुरू हुआ था, जब बीजेपी सरकार बहुत पहले आई थी, उसके बाद जाकर के फिर कांग्रेस आई, बीच में रुक गया, अब जाकर के वापस से बीजेपी आई और तब बीजेपी की सरकार में जाकर के ये अटल टनल कंप्लीट होता है। बात समझ में? यानी कि जो टनल को बनाने में 4 से 5 साल इनफ थे, वो 10 साल बाद जाकर के बन रहा है। तो इससे कंट्री का ग्रोथ रुकता है कि नहीं रुकता है? रुकता है, ठीक है। तो कहेगा कि देश के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर होता है, कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट? कम्युनिस्ट। लेकिन कहेगा कि देशवासियों के लिए कौन सा बेहतर होता है? सोशलिस्ट। गुड फॉर सिटीजन्स, सिटीजन्स। इसमें क्या होता है, सोशलिस्ट में जो गवर्नमेंट होती है वो जनता का ध्यान रखती है, जनता को क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनकी जरूरतों को ध्यान रखती है, ठीक है। देश को एक बार पीछे रखती है थोड़ी सी, लेकिन जनता को आगे रखती है, जनता की जरूरतों को पूरा करती है। तो ये जो सोशलिस्ट होती है, सोशलिस्ट किसके लिए बेहतर है? देश के लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए, ठीक है। लेकिन कम्युनिस्ट कहेगा तो कम्युनिस्ट कंट्री के लिए। कम्युनिस्ट देशों में कैसा होता है, वहां लोग गरीबी नहीं हटाना चाहते हैं, वो लोग गरीबों को हटाना चाहते हैं। कम्युनिस्ट में क्या हटाते हैं? गरीबों को हटाते हैं, पुअर को इरेडिकेट करते हैं, लेकिन सोशलिस्ट में पावर्टी को इरेडिकेट करते हैं, बात समझ में आ? यानी कम्युनिस्ट का नारा रहेगा गरीबों को हटाओ और सोशलिस्ट का नारा रहेगा गरीबी को हटाओ। समझ में आया इतना? पुअर यानी गरीबों को हटाओ और पावर्टी यानी गरीबी को हटाओ, इतना क्लियर है? तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जैसे डेमोक्रेसी के बारे में हमने देख लिया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरीके की होती है वो समझ लिया, ठीक है। अच्छा बता, रिपब्लिक अगर कहेगा कि कोई भी देश रिपब्लिक है, ये कैसे पता चलेगा तुमको? वेरी गुड, यानी हेड ऑफ स्टेट का इलेक्शन होगा, यानी वहां के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। लेकिन कोई देश
डेमोक्रेसी है, कोई देश डेमोक्रेटिक है या वहां डेमोक्रेसी है, ये कैसे पता चलेगा? हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? वॉइस आ रही है? ठीक है, मैं पूछ रहा हूं कि कोई भी देश डेमोक्रेटिक है, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, वहां पर हेड ऑफ गवर्नेंस जो होगा, यानी कि जैसे अगर मैं कहूं भारत में हेड ऑफ स्टेट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन हेड ऑफ गवर्नेंस कौन होता है? प्रधानमंत्री। हेड ऑफ गवर्नेंस, हेड ऑफ गवर्नेंस, सारा काम का काज कौन देखता है? प्रधानमंत्री देखता है। ठीक है, प्रधानमंत्री। इसलिए कहते हैं कि सबसे अधिक जो रियल पावर होती है वो पीएम के पास होती है, और नॉमिनल पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो मैं पूछ रहा था कि जैसे हमारे भारत में अगर मैं कहूं कि हेड ऑफ स्टेट कौन है, तो हमारे कोविंद है ना, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हेड ऑफ स्टेट हो गए। और कहेगा कि अगर गवर्नेंस के हेड कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यानी किसी भी देश में जो रियल पावर होता है, अगर वो प्रधानमंत्री के पास हो, सारा काम काज अगर प्रधानमंत्री देख रहा हो, और वहां पर भी उसका इलेक्शन होता हो, वो इलेक्ट होकर के आता हो, तो उस देश को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक कहते हैं। ठीक है, और जहां पर उस देश के हेड का इलेक्शन होता हो, उस देश को हम लोग रिपब्लिक कहते हैं। बात समझ में आया? हाँ, तो अच्छा बता, अगर मैं यूएसए की बात करूंगा, तो यूएसए में जो कि किसका इलेक्शन होता है? प्रेसिडेंट का। ठीक है, प्रेसिडेंट का। तो यूएसए रिपब्लिक है या डेमोक्रेटिक है? रिपब्लिक है। वहां कभी सुना है तूने कि वहां जो कि यूएसए के प्रधानमंत्री आए हैं? नहीं ना, वहां पर सारा का सारा कामकाज कौन देखता है? प्रेसिडेंट ही देखता है। ठीक है, तो अब हम आगे समझते हैं कि अच्छा, ये जो डेमोक्रेसी होती है वो कितने टाइप की डेमोक्रेसी होती है, और डेमोक्रेसी को सबसे बेहतरीन तरीके से किसने डिफाइन किया था? ठीक है, तो हम लिखते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र। अब देख, डेमोक्रेसी के बारे में अब्राहम लिंकन ने एक बहुत बेहतरीन बात कही थी। अब्राहम लिंकन, लिंकन, गूगल समझ जाएगा। अब्राहम लिंकन, ये रहे अब्राहम लिंकन। इन्होंने कहा था, डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था और कहा था कि लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र या प्रजातंत्र, लोकतंत्र क्या होता है कि ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा बनाई जाए, जनता के लिए बनाई जाए। ठीक है, किसके लिए? जनता के द्वारा बनाई जाए, मतलब बाय द पीपल, जनता के लिए बनाई जाए, फॉर द पीपल, और जनता की ही हो, ऑफ द पीपल। ठीक है, यानी किसी भी देश में ऐसी गवर्नमेंट, किसी भी देश में ऐसी गवर्नमेंट जो जनता के द्वारा बनाई जाए, जनता के लिए बनाई जाए और जनता की ही हो, उस देश की गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बात समझ में आई? हाँ, तो अब्राहम लिंकन का ये जो स्टेटमेंट है बहुत फेमस रहता है कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल, और बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है,
गवर्नमेंट बाय द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल। बात समझ में आई? यानी जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की ही सरकार हो, ऐसी सरकार, ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। बात समझ में? ओके, आप देख, उन्होंने कहा, बताया था कि जो डेमोक्रेसी होती है वो दो तरीके की होती है। एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरे को कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। टाइप्स की अगर बात करो, तो टाइप्स होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरे में होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बात समझ में आया? अब देख, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जहां पर जो है सारी की सारी पब्लिक जा करके नियम कानून नहीं बनाती हो, ठीक है, जहां पर सारी की सारी पब्लिक जा करके नियम कानून नहीं बनाती हो। यानी अगर कोई देश है, उसका एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, जैसे मान ले जो है कि यूपी जितना बड़ा कोई देश है, जैसे यूपी कितना बड़ा है, ठीक है, तो 22 करोड़ की जनसंख्या है। अगर मैं कहूंगा कि ये 22 करोड़ लोग मिल करके यूपी के लिए नियम कानून बनाए, तो क्या ये संभव होगा कि तू इतना बड़ा कोई हॉल बनवा पाएगी कि 22 करोड़ लोग उसमें अट जाएं और आकर के एक साथ डिसीजन ले? नहीं। तो इसमें क्या कहा गया कि अच्छा, इन 22 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक काम करो, हर 10 लाख पर एक आदमी को चुन लो, ठीक है, हर 10 लाख पर एक आदमी को चुन लो, यानी कि एक पर्सन जो रहेगा वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। तब तो ये पॉसिबल है कि कुछ लोग, कुछ जैसे 22 करोड़ को अगर 10-10 लाख में डिवाइड करेंगे तो हो सकता है 200-300 लोग आ जाएं, ठीक है, 200-300 लोग आ जाएंगे और ये सब मिल करके इस पूरे यूपी के लिए क्या बना सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी जो गवर्नमेंट बनेगी, ये सारे के सारे जनता ही मिल करके इन 300 लोगों को चुनेगी। ये 300 लोग इन्हीं जनता के लिए ही कानून बनाएंगे और ये सरकार इसी जनता की ही होगी। यानी हर 5 साल बाद जब चुनाव होगा, तो चुनाव में अगर जनता ने इसे सपोर्ट किया तो सरकार रहेगी और सपोर्ट नहीं किया तो सरकार गिर जाएगी, है ना। तो ये हुआ कि नहीं, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की ही सरकार। लेकिन इसमें क्या सारी की सारी जनता डायरेक्ट जाकर के पार्टिसिपेट करी है? जनता ने चूज किया है और ये लोग जाकर के जनता के लिए क्या बनाएंगे, नियम कानून बनाएंगे। बात समझ में? हाँ, तो ऐसी डेमोक्रेसी को हम लोग क्या कहते हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और ये जो डेमोक्रेसी होती है ये किस पर एप्लीकेबल होती है? जब किसी भी देश का एरिया बहुत बड़ा हो, वहां पर पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हर 10 लाख लोगों पर एक लोग को चुन लिया जाता है, 10 लाख पर एक एमपी, एक एमपी। बात समझ में आया? 10 लाख पर एक एमपी। ये लोग क्या करते हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। बात समझ में आया? और यही लोग जाकर के क्या करते हैं, पार्लियामेंट में, मतलब कि इसमें अगर पूरे देश के लिए नियम कानून बनाना है तो पार्लियामेंट में जाएंगे, उस देश के किसी एक स्टेट के लिए बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे, है ना, विधानमंडल, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं कि पार्लियामेंट में जाकर के लॉ बनाते हैं।
पार्लियामेंट में जाएंगे और क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, लॉ को कॉन्स्टिट्यूट लॉ। इतना क्लियर है? ओके। उसके बाद आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब क्या है कि जहां पर एरिया छोटा हो, मान ले कि जैसे गांव है, एक गांव है, इस गांव में 8-10 हजार लोग होंगे, ठीक है, या जो कि 100 लोग होंगे या 200 लोग हैं, समझ ले, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। और यहाँ के सब लोग मिल करके क्या करें, अपने गांव के लिए नियम कानून बना दे। जैसे पंचायत है ना, पंचायत में क्या होता है, वही गांव के लोग ही उसी गांव में ही, ठीक है, गांव के लोग ही उसी गांव में ही मिल करके अपने गांव के लिए डिसीजन ले लेते हैं कि अच्छा हाँ ये चीज होनी चाहिए, है कि नहीं। तो छोटे लेवल पर जब डायरेक्टली जनता नियम कानून बनाने लगे तो उसे हाँ उस एरिया को हम क्या कहेंगे, वहां की डेमोक्रेसी को हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। बात समझ में? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड छोटू सा है, तो स्विट्जरलैंड में इलेक्शन नहीं होता है। वहां पर मतलब इलेक्शन इस तरीके से नहीं होता कि 8-10 लाख लोगों पर किसी एक को चूज करेंगे, फिर वो जाकर के उनके लिए नियम कानून बनाएगा, ठीक है। हाँ, स्विट्जरलैंड में कैसा है, सब लोग मिल करके अपने उस देश के लिए नियम कानून बनाते हैं। सेम है जैसे यहाँ पर पंचायत का होता है, समझ ले, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या बड़े राज्य या बड़े देश के लिए अच्छी होती है, वहां पर चल नहीं पाएगी। ये किसके लिए बेहतर है, गुड फॉर स्मॉल एरिया, गुड फॉर स्मॉल कंट्रीज, स्मॉल COUN कंट्री, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर बात करूं तो स्विट्जरलैंड, और अगर करेगी तो तुझे इसको कंपेयर कर सकती है पंचायत के साथ, पंचायत। बात समझ में आया? पंचायत, इतना क्लियर है? हाँ, तूने क्या पंचायत में देखा है कि एक गांव है तो एक गांव से एक ही आदमी उठेगा और एक लोग को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा होता नहीं। नॉर्मली वार्ड होता है, वार्ड 3-4 वार्ड किसी एक ही आदमी को होता है, प्रधान बन जाता है, वही 3-4 वार्ड को देखता है। वहीं के लोग मतलब कि इलेक्शन में जो खड़े होता है उनको 3-4 लोग खड़े होंगे, जिसको समर्थन देंगे वो इंसान जीत जाता है और वो वहां का नियम कानून वगैरह देखने लगता है कि नहीं। हाँ, इनका ऐसा थोड़ी रहता कि हाँ यहाँ से पहले कुछ लोग चुन करके आएंगे, फिर इन सब की सहमति से जो कर की इस गांव के लिए कोई नियम कानून बनेगा, नहीं। अगर पंचायत बुलानी रहती है तो तू देखते होगी कि गांव के सब लोग आते हैं पंचायत के लिए कि हाँ सब लोग को बुलाओ। इस देश का अगर गांव से बीचों बीच सड़क जानी है तो उसके लिए डिसीजन लिया जाएगा, कुआं खुदवाना है, कहाँ खुदवाना है, उसके लिए डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही होता है जहाँ छोटा कंट्री है, लोग पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहां के लोग भी अपने लिए नियम कानून आसानी से बना लेते हैं। और ऐसे देश की डेमोक्रेसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इतना समझ में आया? अब देख, ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अगेन 2 भाग में डिवाइड होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अगेन 2 भाग में डिवाइड होती है। इसमें एक को कहते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और दूसरे को कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। बात समझ में आया? अब देख मैं समझाता हूं, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या होता है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, देख, ऐसा देश जहां पर रियल पावर और ऑफिशियल पावर दोनों का दोनों ही प्रेसिडेंट के पास हो, वो देश क्या कहलाएगा कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, ठीक है।
रियल पावर और ऑफिशियल पावर। ऑफिशियल पावर दोनों ही किसके पास हो? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास। वो कंट्री क्या कहलाएगा? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल में यूएसए। यूएसए बात समझ में? एग्जाम्पल में क्या है? यूएसए प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। ठीक है, यूएसए क्या है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। अब देख दूसरा है, दूसरा अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हाँ एक मिनट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मुझे पता है तेरा सवाल आएगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देख, अगर तू इस चीज को हटा दे प्रेसिडेंशियल वाले कंडीशन को, तो यूएसए क्या हो जाएगा? एक रिपब्लिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के कंडीशन को तू रख देती है तो यूएसए क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के अंडर आ जाएगा, क्योंकि वहां पर जो सारा का सारा पावर है, रियल पावर और ऑफिशियल पावर, दोनों ही एक ही इंसान के पास होता है और वो है प्रेसिडेंट। यानी कि इलेक्शन प्रेसिडेंट का भी होता है, काम काज को प्रेसिडेंट ही देखता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या कहलाएगा? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अगर कभी पूछा कि जैसे दिया कि यूएसए क्या है, यूएसए क्या है, एग्जाम्पल ऑप्शन में दिया रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी या ए और सी, ए एंड सी, तो तुझे क्या मानना है? रिपब्लिक तो है ही, साथ साथ में वो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। बात समझ में आ गई? हाँ, अब समझते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देख, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सेम थिंग, जहां पर अगर हम रियल पावर की बात करें, रियल पावर, तो वो उस देश के पीएम के पास हो। ठीक है, उस देश के पीएम के पास हो। और अगर हम ऑफिशियल पावर की बात करें, ऑफिशियल पावर, वो वहां के प्रेसिडेंट के पास हो, प्रेसिडेंट के पास हो। तो देख ऐसे में तो एग्जाम्पल में क्या देखती है? इंडिया, यूके, ब्रिटेन। ब्रिटेन में भी प्रेसिडेंट की जगह कौन बैठता है? महारानी बैठती है। ठीक है, तो अगर तू प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हटा दे तो उस हिसाब से जो ब्रिटेन है वो क्या कहलाएगा? मोनार्की, है ना, मोनार्की रिपब्लिक कहलाएगा। हाँ, लेकिन अगर तू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लाएगी तो वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहलाएगी। बात समझ में आएगा? हाँ, क्यों? क्योंकि वहां का जो ऑफिशियल पावर है, प्रेसिडेंट की जगह रानी साइन करती है, और डेमोक्रेसी की जननी कहा जाता है ब्रिटेन को ही। क्योंकि हम लोग जो पार्लियामेंट्री का ये लिए हैं वो कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से ही। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी में ये दो चीजें याद रखना। पहला, डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कितने, अगेन दो भाग में कैटेगराइज है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। तो प्रेसिडेंशियल में यूएसए आ जाता है। ठीक है, यूएसए के साथ साथ तू रशिया को भी इंक्लूड कर सकती है। रशिया, है ना, रशिया में भी सारा का सारा पावर तो किसके पास है? पुतिन के पास ही है ना। तो यूएसए, रशिया, बात समझ में। लेकिन अगर ऑप्शन में कभी कहता है कि यूएसएसआर, तो यूएसएसआर
वो पहला कम्युनिस्ट देश था, जिसको देख करके चाइना क्या बना, कम्युनिस्ट बना है। हाँ, यूएसएसआर को चाइना ने देखा कि ये कम्युनिस्ट से किस तरीके से टूट गया, वो गलती मुझे नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि यूएसएसआर जब था और 1991 में पूरी तरीके से टूट गया था, है ना, तो इसके बिखराव वगैरह को पूरी तरीके से एकदम ऑब्जर्व करता रहा और उसने देखा चाइना ने कि मुझे क्या गलती नहीं करनी है कि ये जो यूएसएसआर है ये उसकी तरह मेरा भी बिखराव हो जाए, हांगकांग अलग हो जाए, ठीक है, ताइवान अलग हो जाए। हालांकि ताइवान तो अभी अलग कंट्री है, लेकिन सारे के सारे देश क्या ताइवान को एक सेपरेट कंट्री मानते हैं? नहीं मानते हैं, ठीक है। तो उस तरीके का वो दबदबा बना के रखा है। नहीं तो यूएसएसआर की अगर हम आज बात करें, अगर आज यूएसएसआर होता तो जो 15 देश, चाहे वो काकेकस वाले हो जाए, चाहे वो स्कैंडिनेवियन हो जाए, चाहे आज का यूक्रेन हो जाए, हाँ, पोलैंड हो जाए, ये सब के सब तो यूएसएसआर के ही पार्ट थे ना, बात समझ में? तो पहला यूएसएसआर जो था ये मतलब कि कम्युनिस्ट यूएसएसआर था। बाद में फिर चाइना उसके ही नक्शे कदम पर चल दिया और वो भी क्या बना, कम्युनिस्ट बना। इतना चीज क्लियर हुआ? ओके, यानी हमने क्या क्या देख लिया पूरा का पूरा। हमने स्टेट, प्रोविंस, डोमिनियन, फिर यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल गवर्नमेंट, क्वाजी फेडरल, मोनार्की वगैरह के बारे में। मोनार्की के बारे में देख लिया। डिक्टेटरशिप देख लिया कि अच्छा, डिक्टेटरशिप किसे कहेंगे? हाँ, हिंदी मुझे पता है हाँ, नॉर्थ कोरिया में देख, तू डिक्टेटरशिप डायरेक्टली किसको कहेगी? वो ऐसा कोई भी देश जहां पर वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहां की आर्मी हटा दे कूप करके, वो डिक्टेटरशिप कहलाएगा। समझ में? हाँ, तो जैसे लेटेस्ट एग्जांपल दे सकती है म्यांमार का। म्यांमार में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको आंग सान सूची को हटा दिया वहां की मिलिट्री ने, और वो क्या हो गया, अब डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट हो चुकी है वहां पे। बात समझ में आ गई? ओके, अब देख, इस तरीके से हमारा ये जो पॉलिटी था ये खत्म हो गया पूरी तरीके से। लेकिन अब कुछ बेसिक चीजें बची हुई हैं, जैसे कि एफआईआर वगैरह के बारे में, कि एफआईआर क्या होता है और फिर जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, ठीक है, रिमांड क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में बताना है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं।